हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। पेपर हमारा वही पेपर फर्स्ट प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड अनाटमी, और इसमें अनाटमिकल सेक्शन में लास्ट पॉइंट सीड जो चल रहा है हमारा, तो सीड की ही डेवलपमेंट स्टेजेस, सस्पेंडेड एनिमेशन, जर्मिनेशन स्ट्रेटजीज एंड फूड रिजर्व्स, ये सारी की सारी चीज़ें विद स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिए। अब हमारे पास पॉइंट बचता है एक विशिष्ट अडेप्टेशंस के रूप में, जिसको हम बोल सकते हैं डिस्पर्सल या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड। ठीक है, तो मैनी मोर सीड्स की अगर अपन बात करें तो इनका जो बाह्य कवच होता है, फल भित्ति, वो एक तरीके से शुष्क या हासित हो जाती है और एक पतले महीन छिलके के रूप में इनके ऊपर हो जाती है, जो कि सॉफ्ट हो सकता है, झिल्लीदार हो सकता है या कठोर हो सकता है। नट्स की अगर अपन बात करें तो नट्स के अंदर एक कठोर होता है। सिंपल अगर अपन पोड की या पॉम की बात करें तो उनके अंदर एक सिंपल या झिल्लीदार के रूप में होता है। वहीं अगर अपन बात करें जैसे कि कैरियोप्सिस फ्रूट, तो कैरियोप्सिस के अंदर ये कैसे होंगे, एक तरीके से सीड कोट होगा ही नहीं, फ्रूट ही अपने आप में कंप्लीट होगा और एंडोस्पर्म या एल्यूरोन लेयर के अंदर कंप्लीट एम्ब्रियो जो है वो एनक्लोज होगा। ठीक है, तो ये कुछ अजब टाइप की संरचनाएं हो गई। तो इन सारी संरचनाओं में हमारे लिए जो एक नया स्ट्रेटजी आ रही है वो है डिस्पर्सल या वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स। क्योंकि ये सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस था कि जो एंजियोस्पर्म्स एम्ब्रियो है वो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस तो ये है कि वो डॉर्मेंट स्टेज में जा सकता था, जिसको हम एनिमल्स में हाइबरनेशन कहते थे। वही हाइबरनेशन पीरियड जो है प्लांट्स में एम्ब्रियो कॉज कर रहा है, एक चीज़। दूसरी चीज़, अब जब वो हाइबरनेशन में चले गया है, उसने अपना आकार बहुत छोटा कर लिया है, शुष्क हो चुका है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस डम हो चुकी हैं, उसको अभी अब किसी के ऊपर निर्भरता की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में अब हम नहीं, खुद प्लांट्स ने अपने आप को अडेप्ट किया है डिस्पर्सल के लिए। हम उसमें कहीं ना कहीं सहयोगी हो सकते हैं। एक्चुअली में हम तो सहयोगी क्या हो रहे हैं, हमने तो अपने आप को डिपेंड कर लिया है इनके ऊपर, क्योंकि मैनी मोड सीड जो है वो हमारे भोजन का सबसे बड़ा हिस्सा है। क्लियर है, और सीड जो है वो अपने आप में हम क्या कर सकते हैं, उनको स्टोर कर सकते हैं, प्रिजर्वेशन का। तो हम तो खुद प्लांट्स के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड है, प्लांट्स हम पे डिपेंड करके क्या करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में सारी चीज़ों में डिस्पर्सल स्ट्रेटजीज भी बहुत मेन है। कुछ समय पहले हमने जो है जो एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी, उसके अंदर पॉलिन की स्ट्रेटजीज को पढ़ा, पॉलिनेशन एजेंट्स को पढ़ा। किस में? क्रॉस पॉलिनेशन में। सेल्फ पॉलिनेशन में तो खुद हो ही रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन में तो वहाँ पे भी हमने पढ़ा बाय एयर। तो वहाँ पे एयर से जो हुआ दैट इज एनिमोफिली। उसी प्रकार से अगर अपन यहाँ पे सीड्स का डिस्पर्सल की बात करते हैं या फ्रूट के डिस्पर्सल की बात करते हैं, दैट इज एनिमोकैरी या एनिमोकोरी। यस, इसी तरीके से हमने वहाँ पे जल के द्वारा देखा, दैट इज हाइड्रोफिली। तो ये क्या हो गया? हाइड्रोकोरी। वहीं अगर अपन बात करें बाई क्या बोलते हैं, एयर हो गया, वाटर हो गया, देन कुछ अलग फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस, इसके अलावा कोई दूसरे जैविक कारक जैसे कि चींटियों द्वारा। तो चींटियों में वहाँ था मिर्मिकोफिली, दैट इज मिर्मिकोकैरी। ठीक है, चमगादड़ की बात करें तो एनिमोकैरी, वहाँ पे एनिमोफिली, दैट इज एनिमोकोरी। इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो जाएगा। प्लस कुछ फिजियोलॉजिकल, जैसे कि वहाँ पे भी हमने कुछ स्फोटन देखे थे, डायहेंस, तो वही यहाँ पे होंगे। इस विस्फोटन की वजह से अलग अलग पेंडुलम टाइप या विस्फोटक गतिविधियाँ, जिसकी वजह से बीज जो है दूर। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों डिस्पर्सल की जरूरत क्यों पड़ रही है, दूर दूर तक वहीं क्यों नहीं हो जाते? जब पेरेंट प्लांट उगे हुए हैं तो उसी अडेप्टेड एनवायरनमेंट में ये क्यों नहीं उग जाते? तो इसका सबसे बड़ा कारण, इसका कारण एक ये है कि अगर पेरेंट के पास ही जिम्नोस्पर्म की तरह सीड डेवलप हो जाएं संतति के, तो मांस, ठीक है, या अगर हम बात करें तो कोहेजन, या एक दूसरे के साथ पोषण को लेके, स्थान को लेके, कैनोपी को लेके, धूप को लेके कंपटीशन। ठीक है, और इस कंपटीशन में वही सर्वाइव कर पाएगा जो सबल होगा। तो ये एक तरीके से मैच्योर ग्रोथ के लिए संभव, मतलब एक तरीके से अच्छी चीज़ नहीं है। दूसरा, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दूरी में हम हमारा स्वामित्व स्थापित करें, तो ये भी डिस्पर्सल की एक सबसे बड़ी कैटेगरी है। इसीलिए इंसान, इसीलिए जानवर अपने क्षेत्रीय अधिकार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रतिस्पर्धा करता है। वही चीज़ प्लांट्स के लिए हो रही है। तो यहाँ अपने एक तरीके से खुद के पोषण लेवल को या अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए ये डिस्पर्सल स्ट्रेटजी अपनाते हैं, ताकि इनकी संतति भी बची रह सके, प्लस खुद के कंपटीशन के ऊपर कहीं कोई आँच ना आए।
तो यहाँ पे मैनी मोर डिस्पर्सल स्ट्रेटजीज सामने की तरफ दिख रही हैं, जिनमें हम ये कह सकते हैं कि सीड्स जो है वो इनका एक बहुत ही परफेक्ट एडेप्टेशन है, जिसकी वजह से ये एम्ब्रियो को डेसिकेशन से या एडवर्स कंडीशन से, अनुपयुक्त परिस्थितियों से बचा भी सकते हैं तथा सीड जो है उसको दूर भी भेज सकते हैं, क्योंकि पादपों में मूवमेंट नहीं है। पादप एक बार लगने के बाद उसका जगह परिवर्तन नहीं कर सकते, स्थान परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन सीड ही वो माध्यम है जिसकी वजह से हम पादप को कहीं पे भी और कितनी भी दूर ले जा सकते हैं। बस शर्त यह है कि वो उसका एक तरीके से अडेप्टेबल एनवायरनमेंट हो, ताकि वो आसानी से क्या कर सके, ग्रो कर सके। तो यहाँ पे डिस्पर्सल के लिए फॉर सीड डिस्पर्सल, तो हमारा आज का टॉपिक क्या हो जाता है, डिस्पर्सल स्ट्रेटजीज। ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, ठीक है। तो हमें साफ साफ अगर हम कहें तो डिफरेंट एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इनके अंदर स्वचलन नहीं पाया जा रहा, स्वयं अपनी जगह को त्याग नहीं सकते, तो हमें अलग अलग एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। और वो एजेंट्स हो सकते हैं फिजिकल और वो हो सकते हैं बायोलॉजिकल, ठीक है। फिजिकल के अंदर तो इनकी स्ट्रक्चर इस तरीके की हो कि ये स्फोटित हो जाएं और दूर तक क्या कर दें, उनको स्प्रिंग की तरह उछाल दें। दूसरा बायोलॉजिकल की बात करें तो उसके अंदर आ जाता, फिजिकल में एक और, फिजिकल में हो सकती है विंड, फिजिकल में हो सकता है बाई क्या बोलते हैं, वाटर। वहीं अगर अपन बायोलॉजिकल की बात करें तो उसके अंदर आ सकते हैं पक्षी, रेप्टाइल्स, मैमल्स में एनिमल्स, और कहीं कहीं तक हम भी एक तरीके से डिस्पर्सल में काफ़ी कुछ मदद कर रहे हैं। हालांकि हम पर्टिकुलरली प्लांट के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, हम हमारे अकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्पर्सल में हमारा भी काफ़ी कुछ योगदान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैनी मोर में 4 ही टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे बाय विंड, दूसरा हम पढ़ेंगे बाय वाटर, तीसरा हम यहाँ पे पढ़ लेंगे बाय फिजिकल या क्या बोलते हैं अन्य कोई भी कारक, जैसे कि बाय एनिमल्स, बर्ड्स या रेप्टाइल्स, और चौथा हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं बाय फिजिकल या एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म, जिसकी वजह से खुद फली जो है या फ्रूट जो है वो फूट रहा है और फूट कर जा रहा है, जैसे कि कैरियोप्सिस के अंदर तो स्फुटन नहीं होगा, बाकी के जो जैसे कि पोड है या फली टाइप के जो सदस्य क्या बोलते हैं, जैसे कि लेग्यूमिनेसी, इनके अंदर क्या होगा, स्फुटन होता है। तो फर्स्ट हमारा आ जाता है डिस्पर्सल। बाय विंड, तो डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट एंड सीड बाय विंड नोन एज एनीमो कोरी। हिंदी की बात करें तो जैसे पॉलन ग्रेन्स के लिए हम बोलते हैं वायु परागृत, तो ये हो जाएगा वायु विमोचित या वायु जो भी है एनीमो कोरी, ठीक है। हिंदी नहीं है इसकी, हम यही कह सकते हैं कि वायु द्वारा प्रकीर्णन, ठीक है, या वायु विमोचित कह सकते हैं। अब वायु द्वारा विमोचन के लिए जैसे पॉलन ग्रेन्स थे, उसी प्रकार से सीड या फ्रूट्स के अंदर भी कुछ विशिष्ट अडेप्टेशंस होते हैं, जिसकी वजह से विंड इनको उड़ा सकती है। क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला तो इन्हें बहुत ही हल्का होना चाहिए, ठीक है। दूसरी अगर अपन बात करें तो आकार में छोटा होना चाहिए। तीसरा हम कहें तो इनके अंदर जो कोशिकाएं हैं वो स्पॉन्जी टिश्यूज टाइप होनी चाहिए, ताकि ये एक तरीके से स्पॉन्ज की तरह हो जाए हल्के आकार में, ठीक है। चौथा हम कह सकते हैं कि इनके अंदर कुछ ऐसी अतिवृद्धियाँ होनी चाहिए जो इनके अंदर विंग्स, फेदर्स या फ्लैजिला के टाइप की संरचना बना ले, ताकि ये आसानी से क्या हो जाए, विंड के अंदर उड़ जाए। एक
दूसरा इनमें अडेप्टेशंस कौन से कि विंड में उड़ गए, कोई समस्या नहीं है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले भी गए, लेकिन वहाँ पे भी फिर कुछ ऐसे अडेप्टेशंस होने चाहिए जिससे ये अपने उपयुक्त स्थान को पहचान कर उससे संलग्न भी हो सके। नहीं तो विंड जो है वो लगातार चलती रहेगी तो ये इनको फिक्स ही नहीं होने देगी, तो ऐसे में तो ये लगातार लुढ़कते या मूवमेंट ही करते रहेंगे चारों दिशाओं में, और ये एक तरीके से जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। तो वो भी इनका मेन अडेप्टेशन है। तो फर्स्ट एनेमोकैरी में हमारा जो टॉपिक बनता है वो हो गया छोटे और हल्के बीज, माइन्यूट एंड लाइट सीड्स। और इसका बेस्ट एग्जांपल हम ऑर्किड से दे सकते हैं। ऑर्किड से ज़्यादा और छोटा कौन सा होगा? लगभग 20 माइक्रोग्राम का सीड होता है। एक फली की बात करें तो एक फली के अंदर जो है वो इसके अंदर लगभग लाखों की संख्या में 2.5 लाख तक जो है सीड्स डेवलप होते हैं, छोटी सी फली, ठीक है। और फली का साइज जो है अगर अपन 25 पैसे के सिक्के की बात करें तो उतना सा होता है। तो एक झिल्ली से लिपटे हुई संरचना के रूप में ये जो है ये सीड्स दिखाई देते हैं, ठीक है, एक झिल्ली से लिपटी हुई संरचना के रूप में। जब शुष्क हो जाते हैं तो ये इस तरीके के दीर्घवृत्ताकार अंडाकार संरचना के रूप में होती है। ये तो हमें दिखाई नहीं देता, ये तो केवल हम देख रहे हैं। और जब इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ तैयार किया गया तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ के अंदर ये इस तरीके के एरेनकाइमा टाइप की सेल्स के रूप में दिखाई देते हैं। ये पूरी तरीके से एरोडायनेमिक, जिन्हें हवा धूल के कणों की तरह कहीं पे भी उड़ा सकती है, ठीक है। ये तो आपको सतह दिख रही है कौन सी? सामने वाली। और ये जो रेड पेन से एक्स्ट्रा मैं बना रहा हूँ ये कौन सी हो गई? इसके पीछे वाली, तभी तो हमें डबल इमेज के रूप में ये दिखाई देगा। और ये हो गया अंदर की तरफ सेंट्रल पोजीशन पे इसका एम्ब्रियो सेक, जिसके अंदर डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो, ठीक है। और अगर अपन बात करें तो ये इतने हल्के हैं और एक तरीके से स्पॉन्जी टाइप है कि इनके अंदर कहीं पे भी एमाइलोप्लास्ट या एलियोप्लास्ट है ही नहीं, ठीक है। मतलब इनमें फूड रिजर्व बहुत ही कम है और इतना कम है कि ये डेवलप हो ही नहीं सकते। किससे डेवलप नहीं हो सकते? स्वतः जर्मिनेट होने के लिए इनमें एबिलिटी या एक तरीके से रिजर्व फूड मटेरियल है ही नहीं। इसीलिए यहाँ पे जो चारों तरफ आपको दिख रहा है एक्चुअली में दैट इज माइकोराइजा, ठीक है। और ये जो कवक जाल है यही कवक जाल जो इसको पोषण ग्रहण करके बाहर से एब्जॉर्व करके इसके डेवलप होते हुए एम्ब्रियो को देता है। और इसका एक तरीके से सिम्बायोसिस प्रभाव ये पड़ता है कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट होने के बाद जब ये जर्मिनेट हो जाता है और सीडलिंग में डेवलप हो जाता है तो यही माइकोराइजा जो है फिर उसकी रूट्स के साथ में क्या बना लेता है? माइकोराइजा, एक तरीके से माइकोराइजल रूट्स, जिसके कारण अब ये क्या ले लेता है? शेल्टर और पोषण किससे लेता रहता है? ऑर्किड से। और उसी के बदले ये अब्जॉर्प्शन मिनरल्स का किसको देता रहता है? ऑर्किड की रूट्स को। तो ये एक सहजीवन का बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे, दैट इज ऑर्किड सीड। That is orchid seed. तो इसमें तो और ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइन्यूट का मतलब हो गया बहुत ही छोटे और लाइट का मतलब हो गया हल्के, जिसको आसानी से हल्की हवा भी क्या हो जाए? उड़ा दे। तो ये बिल्कुल एक तरीके से कॉटन फाइबर्स की तरह आसानी से बहुत ही हल्के हैं, उड़ जाते हैं, ठीक है। तो यही एग्जांपल दे सकते हैं इसमें। एग्जांपल तो इसमें और भी हमें एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे कि सिनकोना, टर्मोनिलिया, ऑर्किड्स, सिनकोना के जो बीज हैं वो भी क्या होते हैं? बहुत ही हल्के होते हैं। सेकंड,
बाय विंड में सेकेंड स्ट्रेटर्जी जो हम यहाँ पे यूज में ले रहे हैं वो कौन सी हो जाती है? विंग्ड फ्रूट सीड्स। सीड्स की बात करें तो सीड के ऊपर एक ही आवरण है और वो है सीड कोड, जो कि न्यूसिलस या एक तरीके से इंटेगुमेंट लेयर्स के द्वारा कोड किया जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स में क्या होता है कि ये सीड कोड जो है वो अतिवृद्धि और एक फाइन झिल्लीनुमा संरचना के रूप में एक्स्ट्रा होता है, जो कि क्या एक विंग्स के रूप में दिखाई देने लगता है। वहीं अगर अपन फ्रूट की बात करें तो फ्रूट में ये संरचना आमतौर पर मिल सकती है, क्योंकि फ्रूट के अंदर क्या हो रहा है? फ्रूट के अंदर मैनी मोर, जैसे कि फ्रूट के लिए कई बार बाह्य दल जो हैं वो परसिस्टेंट हो जाते हैं। वहीं अगर अपन बात करें ब्रैक्ट्स की तो कई बार वो भी क्या हो जाते हैं? चिरकालिक परसिस्टेंट हो जाते हैं और अतिवृद्धि के रूप में विंग लैग जो है संरचना बनाते हैं। वहीं कभी कभी जो आउटर लेयर्स है किसकी? फल भित्ति की, पेरिकार्प की, वो भी अतिवृद्धि के रूप में, जो उनकी सीमन रेखा होती है उस पर अतिवृद्धि के रूप में एक अलग ही फ्लैजिला टाइप या विंग टाइप संरचना डेवलप कर लेती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? फ्रूट जो है वो हल्का और हवा में उड़ने के लिए एरोडायनेमिक जो है वो शेप ले लेता है, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं विंग्ड। विंग्ड का मतलब होता है पंखनुमा फ्रूट और बीज। ठीक है, तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम ऐड करें तो मैक्सिमम तो हम दे सकते हैं एसर एंड मैपल, मैपल एंड एसर। एसर सीड्स की अगर हम बात करें तो एसर सीड्स आपको दिख जाएंगे यूं। वहीं अपन एग्जाम्पल ले कुछ जैसे कि मैपल्स की। दैट इज मैपल सीड। ठीक है, तो ये विंग स्लैग जो स्ट्रक्चर है ये इन्हें विंग मतलब राउंड इन शेप में क्या करते हैं? हवा में डिस्पर्स करने उड़ाने में काफ़ी आसान है, और इसमें 3 अतिवृद्धियों के रूप में है जो कि इसको एरोडायनेमिक बनाते हैं और इसको क्या बनाते हैं? हल्का। इसके अलावा भी हम काफ़ी एग्जांपल्स डाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि बिग्नोनिया, सिनकोना, टेकोमा, बिग्नोनिया, टेकोमा एंड
क्या था, सिंकोना, और एक एग्जाम्पल लेगरस्ट्रोमिया, आदि। ठीक है। थर्ड पॉइंट हम इसमें ले लेते हैं पैराशूट टाइप। पैराशूट की पोजीशन और उपस्थिति के आधार पे पैराशूट्स में हम कई वेरिएशंस यहाँ पे एग्जाम्पल में डालेंगे। ठीक है, तो ये एक बार देख लीजिए। जेनोनिया मैक्रोकार्पा, इसको साल भी बोलते हैं। ठीक है, साल ट्री। इसमें ये न्यू टाइप के लिए हो गया सबसे बड़े विंग्ड सीड्स मिलते हैं, सबसे बड़े विंग्ड सीड्स मिलते हैं, और ये एक्चुअली में तस्तरी नुमा होते हैं जो कि चारों तरफ दिशा में जो है इसमें बिखरे रहते हैं। ठीक है, एक पतली तस्तरीनुमा संरचना, हल्की झिल्लीदार संरचना के रूप में होते हैं। दीज आर साल। ठीक है, काफी है ये। जेनोनिया मैक्रोकार्पा, साल, सबसे बड़े विंग। थर्ड वन, पैराशूट। पैराशूट, पैराशूट के लिए अगर अपन बात करें तो पैराशूट एक तरीके से वो फिजिकल अडेप्टेशंस, या अगर अपन अपने अकॉर्डिंग भी बात करें तो जो कि किसी चीज़ को ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, और पैराशूट की वजह से कोई चीज़ अगर नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, तो क्या कर रहा है, ये वाटर ब्लॉगिंग की वजह से उस चीज़ को धीरे धीरे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग नीचे उतारता है। दैट इज पैराशूट। और यही पैराशूट को अगर अपन बात करें तो ये हमारे दूसरी स्ट्रेटजी में भी काम आ रहा है कि अगर पैराशूट में हम नीचे से ज़्यादा मात्रा में हवा अगर ब्लो कर दें तो वही पैराशूट जो है वो उस चीज़ को ऊपर ले जाने में या हवा में उड़ाने में भी तो सहयोग देगा। ठीक है, तो वही स्ट्रेटजी यहाँ पे किसकी आ रही है, बीजों की आ रही है। तो यहाँ पे कुछ इन्होंने अलग से फ्लैजिला या रोम सदृश संरचनाएं डेवलप की हैं जो पैराशूट के समान कार्य करती हैं, लेकिन उनके समूहन, अकेलेपन या बनने की स्ट्रेटजी के आधार पे हमने उसके क्या है कुछ कैटेगरीज बांटी हैं, जिसमें सबसे पहले कैटेगरी पैराशूट की अगर हम बात करें तो दैट इज पेपस। पेपस एक गुच्छाकार अतिवृद्धि के रूप में है जो कि एस्ट्रेसी कंपोजिटी के पुष्पों में पाई जा रही है। एक ही बात है, एस्ट्रेसिया कंपोजिटी, सनफ्लावर, एस्ट्रेसी बोल दें या कंपोजिटी। सनफ्लावर के पुष्पों की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, एक विशेष प्रकार की संरचना अर्थात रोमिल बीज। और ये रोमिल बीज जो हैं ये बिल्कुल महीन रोम के रूप में है जो कि इसको उड़ाने का कार्य कर रहे हैं।
ठीक है। वहीं एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं, दैट इज टेरेक्सेकम। टेरेक्सेकम की अगर अपन बात कर रहे हैं तो ये हो गया नीचे इसका सीड, और ये हो गया इसके अंदर पैराशूट। गुच्छों के रूप में, दैट इज पेपस। ठीक है, ये एक्चुअली में सीड्स पे पाई जाने वाली संरचना के रूप में जिसे हम पेपस बोल रहे हैं, अतिवृद्धि के रूप में गुच्छाकार संरचना। और ये वायु में उड़ाने में आसानी से क्या करती है, मदद करती है। पैराशूट की अगर अपन बात करें तो पैराशूट में एक चीज़ है, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल दिया था, हल्के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा विंग्ड है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन सीड्स में एक है कमी कि जैसे हवा के रुकने के बाद या वायु का दाब बढ़ने पर ये तुरंत उस स्थान पे क्या आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो कई बार ऐसा है कि हवा चल रही है तो इनका डिस्पर्सल दूर तक हो रहा है, और अगर हवा नहीं चल रही है तो ये वहीं एक बार ज़मीन में गिर जाते हैं। तो पैराशूट एक सुविधा दे रहा है। पैराशूट की वजह से हवा तेज़ है तो भी और हवा कम है तो भी उसकी वजह से क्या हो रहा है, इनकी जो गति है उसके ऊपर एक लिमिट बन रही है। दूसरा, इन्हें हवा में ज़्यादा समय तक बनाए रखने में सक्षम है। तो जितना ज़्यादा देर तक हवा में रहेंगे उतनी ज़्यादा क्या करेंगे, ये दूरी तय करते हैं। कुछ समय में ही ज़्यादा दूरी तो है वो क्या कर लेते हैं, ये तय कर लेते हैं। नेक्स्ट, इसी में हम कैटेगरी जो दूसरी दे रहे हैं दैट इज कोमा। कोमा भी पेपस का ही एक रूप है, ठीक है। और इसके अंदर भी जो बीज है उन पे अनेक गुच्छिल रोम पाए जाते हैं, जैसे कि एस्टोनिया, कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस के सीड गर्मी के दिनों में सभी ने देखे होंगे, मार्च और अप्रैल के महीने में। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, उसके अंदर ये रहा ब्लैक या ब्राउन कलर का बिल्कुल चपटा सा एरोडायनेमिक सीड होता है, झिर्रीदार, ठीक है। ये उसकी पूरी की पूरी फली होती है। मैं गेहूं के दाने के समान है, बड़ी आकार की, ग्रीन इन कलर, जिसके बीच में क्या होती है, सीवन होती है, और ये सीवन पे से ही क्या होता है, फटती है। और इसके फटने से इसके अंदर बिल्कुल कॉटन के रेशो के समान वाइट कलर के सीड जो है, ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन या स्लेटी कलर के सीड जो है वो निकलते हैं, ठीक है। और ये वही पेपस के समान, दैट इज कैलोट्रोपिस, ठीक है। तो ये आसानी से इसको उड़ाने में सक्षम होते हैं, ठीक है। कम से कम हवा में भी ज़्यादा समय तक इनको क्या कर सकते हैं, हवा में बनाए रखने में काफ़ी होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स और हम ले तो एलेस्टोनिया, एलेस्टोनिया के अंदर क्या हो रहा है, दोनों सिरों के ऊपर निकल रहा है। ठीक है, तो कैलोट्रोपिस सीड एंड एलेस्टोनिया सीड, ठीक है। ये दो हो गए पेपस एंड कोमा। थर्ड वन हम यहाँ पे इसके लिए कैटेगरी में डाल सकते हैं। थर्ड वन इज हेयरी आउटग्रोथ। और इसका बेस्ट एग्जांपल हेयरी आउटग्रोथ का हम दे सकते हैं गॉसिपियम, कपास। कपास के अगर अपन सीड की बात करें तो कपास की आउटर जो मेम्ब्रेन है टेस्टा, उसकी एपिडर्मल, आउटर एपिडर्मल लेयर से बहुत ही महीन एक कोशिकीय रोम निकलते हैं जो कि प्योरली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, और ये हल्के होते हैं, ठीक है, वाइट कलर के, जिनसे लिंट बनता है, लिंट, कॉपर, इसका क्या बोलते हैं, कॉटन लिंट। और इसका तो सीड की स्ट्रक्चर भी बहुत खतरनाक है, दैट इज सीड, एंड इसकी बहुत जटिल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के रूप में है ये चारों तरफ।
गॉसिपियम, कॉटन सीड। ठीक है, इसी तरीके से और एग्जांपल्स इसमें दे, हम इसमें विलो एंड पेपुलस को दे सकते हैं, पॉपुलर सीड्स एंड विलो। क्लियर है, ये हो गया। इसी में एक कैटेगरी हम डाल सकते हैं persistent hairy style। परसिस्टेंट हेयरी स्टाइल। परसिस्टेंट हेयरी स्टाइल की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है कि एक्चुअली में ओवरी के ऊपर से जो वर्तिका है वो परसिस्टेंट लुक देती है, वो मतलब एक तरीके से निषेचन के बाद में टूटकर गिरती नहीं है, सूखकर गिरती नहीं है, और वो क्या होती है सीड के ऊपर जुड़ जाती है। तो यहाँ एक्चुअली में पूरा का पूरा फ्रूट ही है, ये सीड नहीं है, ये पूरा फ्रूट ही है, और ये इसके ऊपर जो है वो क्या है, स्टाइल, और ये बहुत ही शानदार फैदरी लुक देती है, बिल्कुल फैदर के समान। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम नार्वेलिस, कैलिमेटिस, नार्वेलिस फ्रूट। नेक्स्ट फाइनली हम यहां दे सकते हैं बलून टाइप। या बलून के समान, बलून शेप। बलून शेप के अंदर एग्जांपल हम ऐसा ले सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल चेरी। इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो फ्रूट्स हैं इनके बाहर का बाह्य तल, ठीक है, वो क्या हो रहा है, एक झिल्ली नुमा आउटग्रोथ बना रहा है, और उस आउटग्रोथ के अंदर सारी संरचना जो है वो समाहित हो रही है। तो वो इनको क्या बना देता है, हल्का, और इनको बैलून की तरह फूल जाता है एक्स्ट्रा, और बाद में क्या हो जाता है, सूख कर पतला झिल्लीदार संरचना के रूप में बदल जाता है। वहीं एक अगर अपन बात करें यहाँ पे फाइलिस, तो फाइसेलिस की अगर अपन बात करें तो उसके अंदर भी सेम यही बाह्य दल जो है वो फूल कर गूदेदार मोटी संरचना के रूप में बदल जाता है। ठीक है, तो फाइसेलिस की अगर अपन एग्जाम्पल बनाए, यहाँ बना देता हूँ। और ये है इसके अंदर इसका सीड, जो कि बाहर से हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो ये सीड जो फ्रूट है इसके ऊपर जो फल व्रंत है, फल व्रंत के साथ बाह्य कार्प जो है, या बाह्य जो क्या बोलते हैं उसको, बाह्य दल जो है वो क्या बना रहे हैं, पेरिकार्प के साथ मिलके एक एक्स्ट्रा फूला हुआ बैलून टाइप संरचना बना रहे हैं, दैट इज फाइसेलिस।
ठीक है। ऐसी ही एक संरचना और अगर अपन बात कराएं तो इसमें एग्जांपल दे सकते हैं चेरी। चेरी के अंदर भी सेम ही संरचना जो है वो हमें देखने को मिलती है, कार्डियोस्पर्मम। कार्डियोस्पर्मम। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कंप्लीट पैराशूट टाइप। अब हमारे पास में आता है इसी में फोर्थ टाइप पैराशूट के बाद में। अब हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, ओसिलेशन मूवमेंट, दोलनकारी। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स ले अपन, जैसे कि आर्जिमोन मैक्सिकाना ले सकते हैं, डोडा पोस्ट ले सकते हैं, अफीम। इनके डोडो में क्या होता है, ये अपने ही एक्सिस के ऊपर डोलन के रूप में क्या करते हैं, मूव करते हैं, और इनका जो कैप्सूल होता है वो कैप्सूल क्या हो जाता है, विस्फोटित हो जाता है, शुष्क। तो इसके अंदर जो सीड्स होते हैं इनके डोलन की वजह से क्या करते हैं, तो एक ही डायरेक्शन में, एक बार इधर एक बार इधर, तेज हवाओं के साथ जो ये मूवमेंट करते हैं, और इनके अंदर क्या हो जाता है, सीड्स का डिस्पर्सल होता है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं होता लेकिन पादप से दूर होता है। तो ये हो गया कौन सा, डोलनकारी। अफीम, आर्जिमोन मैक्सिकाना, या जैसे अपने घरों पे उगता है तिलहन। तिलहन की भी हम बात करें तो सेम इसी तरीके से, ये हो गया इसका मेन एक्सिस, ये हो गया इसका, और ये हो गया इसका पोस्ट डोडा। ठीक है, वहीं अगर अपन आर्जिमोन की बात करें तो आर्जिमोन की फली इस टाइप की होती है लेंथ में, और इसका भी सीड्स जो है वो क्या हो जाता है, खुल जाता है। तो जब ये अपनी ही जगह पे मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है, तो इनके मूवमेंट की वजह से हर बार सीड्स जो हैं वो क्या होते हैं, छिटकते हैं दूर दूर। क्लियर, दैट इज बाय एयर। तो एक्चुअली में इसमें एयर रोल नहीं कर रही है, एयर केवल इसकी एक्सिस को मूवमेंट के काम कर रही है, और सीड जो है उसके मूवमेंट की वजह से या एक तरीके से ओसिलेशन के कारण जो है वो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। अब हाइड्रोकोरी, हाइड्रोकोरी की बात करें तो इनमें सीड्स का डिस्पर्सल कैसे, बाय वाटर। अब वाटर डिस्पर्सल की हम बात कर रहे हैं, डिस्पर्सल बाय वाटर, तो क्या अडेप्टेशंस होने चाहिए। सबसे पहला, जो चाहे टिश्यू है, फ्रूट के हों चाहे सीड के हों, वो कैसे होने चाहिए, हल्के, क्योंकि अगर भारी होंगे तो क्या हो जाएंगे, तल में डूब जाएंगे। दूसरा, अगर आकार में बहुत छोटे हुए तो भी डूब जाएंगे, तो ऐसे में थोड़ा आकार भी क्या होना चाहिए, इनका बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज़, इनके अंदर स्पॉन्जी टिश्यूज होने चाहिए या एरेनकाइमा होना चाहिए, जिसकी वजह से इनके अंदर क्या होना चाहिए, बाउंसी, कि जो ही इनको किसी भी वेग से भी अगर डाला जाए तो ये डूबे ना, और बाउंसी की वजह से, उत्प्लावकता की वजह से क्या आ जाए, वापस तैरकर सतह पर आ जाए। क्योंकि तैरकर सतह पे आएंगे तभी ये किसी ठोस धरातल पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, अगर ये पैंदे में डूब गए तो एक तरीके से जर्मिनेट नहीं हो सकते, क्योंकि पैंदे के अंदर जो है वो हर प्लांट डेवलप नहीं हो सकता, क्योंकि उसको डेवलपमेंट के लिए रूट्स एंड शूट, फिर एयर भी चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट भी चाहिए। तो देन ये सारी की सारी चीज़ें,
दूसरे इसकी जो सतह है वो कैसे होनी चाहिए, हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक सतह होने के लिए सतह कैसी हो सकती है, चिकनी हो सकती है। दूसरा इनके ऊपर जो है वो किसका, वैक्स का, क्यूटिकल का या सुबेरिन का क्या होगा, डिपोजिशन होगा, जिसकी वजह से ये जल क्या हो जाएंगे, विरागी, और जल इनके अंदर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि अगर इन्होंने जल के साथ बॉन्ड बना लिया तो ये भारी हो जाएंगे और जल में डूब जाएंगे, इसलिए इन्हें हल्का होना ज़रूरी है। इसमें बेस्ट एग्जाम्पल अपन काफ़ी ले तो इसमें एक ले लेते हैं निम्फिया नहीं, निम्फस मतलब कमल। एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कोकोनट। तो कोकोनट बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि अगर इसको देखें तो कोकोनट की हाइट के अकॉर्डिंग जब फ्रूट पककर नीचे गिरता है तो इसके जो फाइबर्स हैं वो एक तरीके से शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं, और प्लस वो जो फाइबर्स है वो एयरन कायमा की काम करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है बड़ी बड़ी एयर स्पेस होती हैं, और वो जल के लिए क्या होते हैं, अपारगम्य, क्योंकि उनके ऊपर सुबेरिन का और वैक्स का क्या होता है, डिपोजिशन, तो वो जल के लिए अपारगम्य भी। पानी में डूबे रहने के बावजूद भी कैसे हो जाते हैं, हल्के। लगभग 110 दिन तक डूबे रहने के बाद इनमें जर्मिनेशन संभव हो पाया, तो इसकी वजह से ये समुद्रीय कोस्टल में मतलब दुनिया में स्प्रेड होने के सक्षम थे। तो ये इनका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, हाइड्रोकॉरिका। तो हाइड्रोकॉरी के लिए हमारे पास इतना ही। कमल की भी हम बात करें तो कमल में भी क्या हो रहा है कि जो उसका इन्फ्लोरेसेंस है, इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, एक तरीके से उत्तल प्रकार में, और ये हो गया उसका पैदा। तो ये नीचे वजन होने की वजह से सदैव सीधा ही रहता है, डिस्पर्सल वाटर में होता है, और ये हो गए इसके अंदर इन्फ्लोरेसेंस पे सीड्स डेवलप हो रहे हैं, तो ये जल में डूब ही नहीं रहे, जल में लगातार तैरने और सूटेबल एनवायरनमेंट होने के बाद जब ये एक तरीके से गल जाता है, ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस गल जाता है, तो इनके अंदर के लूमन के अंदर से सीड्स जो है वो बाहर आते हैं, और बाहर आने के बाद जल अवशोषित करके क्या हो जाते हैं, उसी जगह पे जर्मिनेट हो जाते हैं। तो यहाँ जब तक ये तैरेगा जब तक मेन पेरेंट से क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाता है, दूर चले जाता है। तो सेम यही कैटेगरी यहाँ पे है। देन थर्ड वन बाई एनिमल्स। अगर एनिमल्स की अगर अपन बात कर रहे हैं तो इसमें कई सारी स्ट्रेटजीज हैं। इसके अंदर हम यूज में ले सकते हैं एवीज को, ठीक है, एवीज के अंदर। दूसरा हम यहाँ पे यूज में ले सकते हैं मैमल्स को, मैमल्स में भी काफ़ी वेराइटीज़ हैं। प्लस यहाँ पे कुछ मात्रा में हम इंसेक्ट्स को भी क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। अब एनिमल्स को अगर हम इसमें यूज में ले रहे हैं डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, तो डिस्पर्सल बाय एनिमल की स्ट्रेटजी में हमारा जो थर्ड पॉइंट चल रहा है इसको हम बोल सकते हैं जू कोरी। तो वहाँ हमने बोल दिया था जूफिल्ली, और ये हो गए जू कोरी। वही जल और वायु की तरह जू कोरी होने के लिए भी कुछ विशिष्ट स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। जैसे फलों का आकार हल्का नहीं है, विंग नहीं है, मोटे हैं, कि पैराशूट जो है उनके अंदर डेवलप नहीं हो रहा, कोमा उनमें डेवलप नहीं हो रहा, बल भी उनमें डेवलप नहीं हो रहा, ठीक है, और जल आसपास उनके है नहीं, जैसे कि जीरोफिटिक पादप, तो जल भी उनके आसपास नहीं है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या हो, तो वहाँ पे ये यूज में लेते हैं अपनी स्ट्रेटजी या एजेंट्स को एनिमल्स के रूप में। तो ये कुछ ऐसे एडेसिव या अट्रैक्टिव संरचनाएं बनाते हैं, स्पाइन्स या नोट टाइप, जो आसानी से किसी जानवर की त्वचा या उस त्वचा के रोमों के ऊपर क्या हो जाते हैं, संलग्न हो जाते हैं, और जानवर के द्वारा क्या कर दिए जाते हैं, जानवर के द्वारा दूर तक क्या कर दिए जाते हैं, डिस्पर्स। और इसी कैटेगरी में हम इनको दो में डाल देते हैं, दैट इज एक्सो जू कोरी, और दूसरा एंडो जू कोरी, एक्सो जू कोरी एंड एंडो जू कोरी। तो एक्सो और एंडो में जो सबसे बड़ी अंतर आ रही है वो ये है कि एक्सो का मतलब ये किसी जानवर की बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचीय रोम, पंख, चोंच, मुंह, उसके खुर, उसके नाखून, किसी भी चीज़ से संलग्न होकर डिस्पर्स हो रहे हैं दूसरे स्थान पे, अर्थात बाहर होके। और एंडो जू कोरी के अंदर क्या हो रहा है, एंडो जू कोरी के लिए हम ऐड कर सकते हैं कि इसमें जानवर द्वारा इनको भक्षित किया जाता है, खाया जाता है, जिसमें उसके
फ्रूट फ्रूट पेरिकार्प या अंदर की मीजोजोफिल है का सेवन किया जाता है, लेकिन सीड कोट के कारण सीड के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सीड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल फल को खाया जाएगा, उसके पल्प को या गूदे को खाया जाएगा। और आंत्रों द्वारा वहाँ पे एक तरीके से इसके जटिल मोटे जो वो है सीड कोट, उस पर कई एंजाइम्स के द्वारा या कई पाचक रसों द्वारा क्या हो जाता है, प्रहार करके उनको अपघटित कर दिया जाता है, जो कि इनके जर्मिनेशन में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, और उसके बाद बाई विस्टा जो अवशिष्ट पदार्थों के माध्यम से जानवरों द्वारा इनको एक से दूसरे स्थान पर क्या किया जाता है, त्याग दिया जाता है। तो जहाँ पे त्यागा जाता है वहीं पे ये जर्मिनेट हो जाते हैं। दैट इज एंडोजूकोरी। तो इन एक्जो एंड एंडो दोनों को ही हम सिंपल वे में समझने के लिए कुछ जूकोरी की स्ट्रेटजीज को चेंज कर देते हैं या अडेप्टेशंस को देख लेते हैं कि सीड में कैसे कैसे अडेप्टेशंस देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट अडेप्टेशन की अगर अपन बात करें तो इन पे होने चाहिए विशिष्ट अटैचमेंट अपेंडेज। उपांग, अटैचमेंट का मतलब होता है संलग्न, जुड़ने वाले। अटैचमेंट, अटैच का मतलब हो गया संलग्नक, उपांग, संलग्नक उपांग। क्लियर है? तो अटैचमेंट के अकॉर्डिंग अगर अपन कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स लें तो एग्जांपल्स में हम यहाँ पे डाल देते हैं जैंथियम स्ट्रोमोनियम। जैंथियम स्ट्रोमोनियम आसानी से ग्रीष्म ऋतु में जीरोफिटिक प्लांट्स में देखा होगा, एक बड़े ही कठोर संरचना के रूप में है। ठीक है, और ये इसका सतही उपांग के रूप में और ये इसके ऊपर छोटे छोटे घुंडीदार कंटक समान संरचनाएं जो हैं इसके ऊपर होती हैं, जो कि आसानी से इसके संपर्क में कोई भी जंतु आने पर उसके सतही रोम या त्वचा में धंसकर क्या हो जाते हैं, ये जुड़ जाते हैं। दैट इज जैंथियम स्ट्रोमोनियम। दोनों दिशाओं में मुड़े हुए।
मार्टिनिया डायेंड्रा। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं, एरिस्टिडा, ठीक है, उसके अलावा ट्राइबुलस। एरिस्टिडा की कई स्पीसीज हैं जो कि हमारे भी आसपास में होते हैं, जिसको देसी भाषा में भरभूटिया भी बोलते हैं, तो वो भी त्वचा के अंदर ही धंसता है। अगर अपन एरिस्टिडा की हम बात करें तो ये एक स्पीसीज अलग है एरिस्टिडा में, ये हो गया। इसमें एक्चुअली में क्या है, इसमें उल्टी दिशा में आए हुए इसके रोम होते हैं, जो त्वचा में एक बार घुसने के बाद वापस पुले निकलते नहीं हैं। तेज़ी से अगर निकालते हैं तो या तो इनके स्पाइक्स ब्रेक हो जाते हैं या फिर त्वचा के अंदर जलन और दर्द पैदा करते हैं। ठीक है, तो आसानी से बाहर निकलेंगे नहीं एरिस्टिडा। नेक्स्ट, अटैचमेंट अपेंडेज के बाद में अब कह सकते हैं स्टिकी ग्लैंड, जैसे कि प्लेम्बंगो, बोहराविया, स्टिकी ग्लैंड्स या अपेंडेज, और इसमें एग्जाम्पल है प्लेम्बंगो, बोहराविया। उसके अलावा भी अगर अपन एग्जाम्पल लेना चाहें तो जैसे भिंडी ले लीजिए मालवेसी में से, कुकुरबिटा में से तरबूज ले लीजिए, खरबूजा ले लीजिए। ठीक है, इस तरीके से कई सारे सीड्स हैं जिनकी आउटर सतह जो है सीड कोट के बाहर एक लिपा या चिपचिपा पदार्थ जो है पाया जाता है, मतलब म्यूसिलिजिनस पदार्थ पाया जाता है, जो कि विस्फुटन के बाद में खाने वाले जंतु के मुंह पे, चोंच पे या उसके खुरों के ऊपर क्या होता है, चिपक जाते हैं, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो है वो क्या हो जाते हैं, इनका डिस्पर्सल आसानी से हो जाता है। तीसरे यहाँ पे लिख सकते हैं एडिबल फ्रूट्स। एडिबल फ्रूट्स की अगर अपन बात करें तो एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य, जैसे वो फ्रूट जिनके सीड्स बहुत ज़्यादा छोटे हो रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं आराम से टमाटर, अमरूद, बैंगन। ठीक है, किसी के सीड्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि पीपल, ठीक है, एप्पल, तो जो अंगूर जो अपन सीड आसानी से खा सकते हैं और उन्हें थूकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे तरबूज खाते हैं, तरबूज का सीड हम खा नहीं सकते, पपीता का सीड हम खा नहीं सकते, उन्हें आसानी से रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन अमरूद है, अमरूद का सीड को हम रिमूव नहीं कर सकते। टमाटर, बैंगन, इनके सीड्स को हम पूरे के पूरे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, क्योंकि इनका आकार क्या होता है, छोटा। तो ऐसे में दो रिएक्शंस हो रही है, हम खाने के बाद केवल जो फल भित्ति है उसी को, एक्सोकार्प या मेसोकार्प को ही खाकर क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, और सीड जो हैं वो विष्टा के द्वारा हमारे या किसी भी जीव के, मतलब पक्षी के या एनिमल के विष्टा के साथ में क्या हो जाते हैं, वापस बाहर आ जाते हैं। उससे दो फायदे हो जाते हैं, एक तो जो उनका सीड कोट है, जैसे कि हम बात करें प्रोसोफिस जूलिफेरस, खेजड़ी, ठीक है, तो खेजड़ी के सीड्स अगर डायरेक्ट है तो उनका सीड कोट इतना हार्ड है कि वो इन विषम परिस्थितियों में, क्योंकि ये एक जीरोफिटिक एडेप्टेशन है, तो वो आसानी से क्या नहीं होगा, ग्रो नहीं होगा। तो ऐसे में जब भेड़ या बकरी उसको खाती है तो खाने के बाद उसकी आंत्र में एसिड्स के पाचन द्वारा उसका सीड कोट क्या हो जाता है, गल जाता है या नम पड़ जाता है, और जब वो उसको क्या बोलते हैं, विष्टा के साथ में त्यागती है अपने एक्सक्रीशंस के साथ में, तो वो काफ़ी दूर तक क्या हो जाता है, डिस्पर्स भी हो जाता है, क्योंकि पचने में लगने वाला समय उसकी दूरी को भी डिसाइड करेगा। अब पाचन क्रिया कितनी ही फास्ट हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो दूरी वो अपनाएगा ही। ठीक है, तो एक तो डिस्पर्स हो गया, दूसरा सीड जर्मिनेशन के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। क्योंकि नॉर्मल मृदा में अगर वो पड़ा रहेगा तो लगभग 2-2, 3-3 साल तक ये परसिस्टेंट अवस्था में ही रहते हैं और इनके सीड कोड जो है वो डिजॉल्व नहीं होते। तो एडिबल फ्रूट्स काफ़ी यूजफुल है। अब एडिबल फ्रूट्स की अगर अपन बात कर रहे हैं तो इनमें सबसे बड़ा महत्व या योगदान जो है डिस्पर्सल में, वो किसका हो गया, पक्षियों का। क्योंकि पक्षियों में मैनी मोर पक्षी जो हैं उनकी कईयों की तो स्पीड 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से होती है। तो ऐसे में पाचक अगर क्रिया कम भी है, ठीक है,
तो भी सीड जो है एनिमल्स की तुलना में बहुत ज़्यादा दूरी जो है ट्रैवल कर लेता है इन पक्षियों के माध्यम से। और ये हाइट पे जहाँ जंतु नहीं पहुँचते वहाँ पे पक्षी जो है वो सीड्स को क्या कर देते हैं, डिस्पर्स कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि जंतु ज़्यादातर उतनी दूरी तय करेंगे जहाँ तक उनकी एक तरीके से एरिया होगा या जहाँ पे उनके लिए हब या सब या ट्रीज उपलब्ध होंगे, लेकिन पक्षी ज़्यादा दूरी तक क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल अगर अपन यहाँ पे लें तो जो विस्कम के बीज हैं वो टर्डस विसिवोरस, टर्डस विसिवोरस, ठीक है। टर्डस विसिवोरस जो है इसके सीड्स, वो सॉरी पक्षी द्वारा किसका डिस्पर्सल होता है, विस्कम सीड्स का। ये पक्षी जो है ये किसके फलों को खाता है, विस्कम के फलों को, और एडिबल होने के कारण इनके सीड्स को क्या ले लेता है, अंदर। और ऐसे में अगर आप देखें तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये पक्षी मार्च में, मतलब जनवरी मार्च के महीने में माइग्रेशन करता है और अफ्रीका से कहाँ आता है, यूरोप। और यूरोप में इसके सीड्स को क्या करता है, मतलब यूरोप में आके खाता है और वापस कहाँ ले जाके बिखेरता है, अफ्रीका में। तो कितना कॉन्टिनेंटल जो है यहाँ पे डिस्पर्सल किसके माध्यम से हो पाया, पक्षी के माध्यम से हो पाया, कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद में कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम ले तो डिस्पर्सल ऑफ एनिमल्स बाय जू कैरी, यहीं पे कुछ एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। जैसे कि शुरुआत में बताया था चमगादड़, कुछ प्लांट्स जो हैं जैसे कि मिर्टेसी के सीड्स लुभावन करते हैं किसको, चमगादड़ को, और इनके सीड्स को चमगादड़ जो है वो खाते हैं, एडिबल सीड्स होती हैं। तो इनका डिस्पर्सल चमगादड़ के द्वारा ही होता है, इनमें पॉलिनेशन भी चमगादड़ द्वारा होता है और इनमें सीड्स का डिस्पर्सल भी क्या होता है, चमगादड़ द्वारा। इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, ऑर्थिनोकोरी, ऑर्थिनोकोरी। और इन फ्रूट्स को ऑर्निथो ऑर्निथो उल्टा लिख दिया, ऑर्निथोकोरी। और इन फ्रूट्स को भी हम क्या बोलते हैं, ऑर्निथो कोरस फ्रूट्स कहते हैं। ये चमगादड़ के द्वारा ही कंप्लीट, बाय बैट्स, बाय चमगादड़। एग्जाम्पल्स अगर अपन इसमें लें तो इसमें ले सकते हैं मिलिएसी, सपोटेसी और एनाकार्डिएसी। ठीक है, ये सीड्स इनके द्वारा क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं। वहीं एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं आगे, दैट इज फोर्थ, दैट इज फिफ्थ। फिफ्थ में हम यहाँ पे ले लेते हैं बाय क्या बोलते हैं, इंसेक्ट्स एंड चींटियों के द्वारा अगर अपन बात करें तो दैट इज मिर्मिकोकैरी, मिर्मिकॉरी, चींटियों के द्वारा, बाय एंड्स। इसमें एग्जाम्पल हम टिलिएसी ले सकते हैं और ट्रिलियम, एंड एग्जाम्पल है हमारे पास में एनिमोन निमेरोसा।
इनके सीड्स की जो वायुभित्ति होती है पेरिकार्प, वो एक्चुअली में लिपिड युक्त होती है, ठीक है, फैटी एसिड्स युक्त होती है। तो चींटियाँ इसके लुभावन में क्या करती हैं, इन्हें दूर तक कैरी करती हैं अपने बिलों के पास, और वहाँ पे बाह्य फैटी एसिड्स का सेवन करके सीड्स को छोड़ देती है। तो इसकी वजह से इनमें क्या होता है, जर्मिनेशन भी फॉल होता है और इनका डिस्पर्सल भी कंप्लीट हो जाता है। एक स्ट्रेटजी हम यहाँ पे ले सकते हैं, एक तरीके से क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म। एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, जो सीड्स हैं उनका डिस्पर्सल दूर तक हो रहा है, ये एक फिजिकली है। इनके बीच की जो सीमन है या जहाँ से सीड्स फल या सीड्स नहीं, फल जो है वो जुड़े हुए हैं, वो कुछ विशिष्ट कोशिकाओं से बनी होती हैं, जैसे कि हम एंथर्मेस्ट्रोमोनियम सेल्स के रूप में कह रहे थे। ये शुरू में आर्द्रताग्राही सेल्स होती हैं, पतली भित्ति युक्त होती है, परंतु शुष्क मौसम में या इनके परिपक्व होने के बाद इनके बीच के लिगामेंट्स जो होते हैं वो बहुत एक तरीके से खिंचाव की वजह से टाइटली टूटते हैं, और इनकी जितनी तेज़ी से ये सीड्स टूटते हैं वो एक तरीके से इलेटर्स या स्प्रिंग की तरह मूवमेंट करते हैं, और इनके अंदर जो क्या बोलते हैं लूजली जो सीड्स होते हैं वो दूर तक क्या हो जाते हैं, विमोचित हो जाते हैं। तो अलग अलग इनकी स्ट्रेटजीज हैं, जैसे कि कुछ बीन टाइप फली रूपी होते हैं, कुछ यहाँ पे कैप्सुलेट होते हैं। जैसे कि एंडोग्राफिस की हम बात करें तो इनमें लगभग 30 सेंटीमीटर तक क्या होती है, बीन्स, फली, ठीक है। और जब ये फली शुष्कता में फटती है तो ये काफ़ी मीटर तक अपने बीजों को क्या कर देती है, छिटक देती है। तो ये थे अलग अलग डिस्पर्सल मैकेनिज्म्स बाय फ्रूट्स एंड सीड्स, ठीक है, थ्रू डिफरेंट एजेंट्स। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं।